कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू, 3 तरीकों से किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। शिवराज सिंह चौहान ने मिलावट को लेकर दिखाई सख्ती, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर होगा आजीवन कारावास। मुंबई क्राइम ब्रांच की छानबीन जारी, मुकेश अंबानी के निवास पर मिली थी संदिग्ध कार। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है। 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि 45 साल से 60 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीनेशन की खुराक दी जाएगी, लेकिन इस एज ग्रुप के उन्हीं लोगों को वैक्सीन मिलेगी जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। 1 मार्च से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे अहम है, जो 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका सेल्फ रजिस्ट्रेशन का है, जिसके मुताबिक कोविन 2.0 ऐप डाउनलोड करके या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए 28 फरवरी के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी वैक्सीन सेंटर पर भी जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है और एडवांस में रजिस्टर नहीं कर सके लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी। तीसरा तरीका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी वैक्सीनेशन के लिए कुछ लोगों को रजिस्टर करेगा। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनका चुनाव प्रशासन खुद करेगा। इसमें आशा, एएनएम वर्कर्स, पंचायत राज्य के प्रतिनिधि, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शुक्रवार की शाम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया है कि अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा होगी। इस मामले की जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद दी गई, जिसके मुताबिक कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पहले मिलावट का आरोपी सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पहले 3 साल कर दिया गया था, लेकिन इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास संस्थान एडिलिया के बाहर संदिग्ध कार के मामले में मुलन टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला है। फुटेज में रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलन टोल क्रॉस कर ठाणे शहर में एंट्री कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसी कार में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने खुद को छुपा कर रखा है। जिसके बाद अब एजेंसियां घोड़बंदर, ठाणे, शाहपुर, नासिक, भिवड़ी तक के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनोवा में भी फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 16 फरवरी को लखीमपुर की शारदा नगर में डूबे आरक्षी उमाशंकर यादव का शव 9 दिन बाद बरामद हुआ है। दरअसल उक्त आरक्षी की बाइक एक बड़े वाहन की चपेट में आ गई थी, जिससे आरक्षी उछलकर शारदा नहर में गिर गया था। इस हादसे के बाद एसपी विजय दुल सहित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने दिवंगत साथी को पुलिस लाइंस में श्रद्धांजलि दी। एसपी और अन्य अधिकारियों ने मृतक की अर्थी को कंधा लगाया और गृह जनपद रवाना किया। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में किसानों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है। किसानों ने अपने घरों के बाहर भाजपा मुक्त के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। जनपद संबल के ग्राम सिंहपुर सानी, भद्रोला, मेहरोना, बड़ा ताजुद्दीन, हिसामपुर, लखोरी, जलालपुर में किसानों का बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार को अब हमारे घर से वोट नहीं जाएगा, इसीलिए हमने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून को जबरदस्ती लागू किया है। किसान महीने में यूपी बॉर्डर पर विरोध जता रहे हैं, पर मौजूदा सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, इसीलिए किसान अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम अपने घर को बीजेपी मुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान इस समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर आई है। मुरादाबाद के महानगर कांग्रेस कमेटी ऑफिस पर अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आजम खान के लिए लड़ने की बात मीडिया के सामने कही है। दरअसल 26 फरवरी को सपा सांसद आजम खान को उनके बेटे के साथ जेल भेजा गया था। पूरे 1 साल बाद अब कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग आजम खान परिवार के साथ खड़ा होता दिख रहा है। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा ने आजम खान का साथ नहीं दिया है, जबकि किसी भी मामले में पूरी सपा जिम्मेदार है। आजम खान के बुरे वक्त में सपा ने उनका साथ नहीं दिया है। उन्होंने राजनीति को 40 दिए हैं और अब भी सपा से सांसद हैं।
आजम खान अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उनके ऊपर मुर्गी चोर तक के मुकदमे लाद दिए गए हैं और सपा के मुखिया केवल ट्विटर खेल रहे हैं। मीटिंग है आपकी? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम जी ने आज 26 फरवरी 2021 को आजम खां, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उन्हें जेल में गए हुए 1 साल हो गया और उनके जेल में गए हुए 1 साल खत्म होने के बाद इस 1 साल में जो समाजवादी पार्टी का रवैया रहा है, इस संदर्भ में हमारी आज मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी क्रम में आज अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोगों को भेजा गया है। मुझे जनपद मुरादाबाद में लगाया गया है। कांग्रेस कार्यालय से सपा के नेता की बात हो रही है, ये क्या है? ये कुछ पब्लिक को समझाएं, क्या माजरा है? देखिए, यहाँ बात कांग्रेस कार्यालय से अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसको बुरे वक्त जब आया तो उसके अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक पार्टी को दे दिए, 9 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे, वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं वहाँ से, और नेता विरोधी दल रहे उसी पार्टी के। लेकिन जब पिछले 1 साल से लगातार उनके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, छोटे छोटे मुकदमे लिखे गए, उसके बावजूद भी उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी सुध नहीं ली। ना तो कहीं कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना कहीं कोई घेराव हुआ, ना कहीं कोई चक्का जाम हुआ। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब बात अल्पसंख्यकों की आती है तो वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों समाज का हित मात्र सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, और जब उनकी ही पार्टी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक नेता, मुस्लिम चेहरा मोहम्मद आजम खान साहब को 1 साल लगातार जेल में डाल दिया गया, तो तब भी उन लोगों की चुप्पी नहीं टूटी। और करते क्या है कि सिर्फ मात्र ट्विटर या फेसबुक खेल रहे हैं। तो ये माना जाए कि अब आजम खां की बात कांग्रेस उठाएगी देश भर में? आजम खां की बात कांग्रेस उठाएगी, ये आप अगर इस जंग से देखें। मेरा देखना यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने 40 साल दिए और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोली है, जो सरकार एक यूनिवर्सिटी को बंद और ख़त्म करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है तो उनकी भी बात उठाई जाएगी अगर यूनिवर्सिटी को बचाना है। मतलब एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा, कुछ सवाल? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार करेंगे आजम खां, ऐसा लगता है कि ऐसा माना क्या हम? नहीं। देखिए, ऐसे ना जाने कितने मुद्दे हैं। इससे पहले हमने डॉक्टर कफील को जब बंद कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो डॉक्टर कफील के लिए भी आवाज़ उठाई गई। CA NRC आंदोलन जब हुए तो प्रियंका गांधी जी उसमें भी नहीं। तो हम एक ही बात को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि वह उत्तर प्रदेश में हमारी नैया पार करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया तो उत्तर प्रदेश की मजलूम जनता पार करेगी, जिस पर बेतहाशा बिजली की चेकिंग की जा रही है, जिसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। 100 रुपये के पार पेट्रोल कर दिया गया, 850 रुपये का गैस का सिलेंडर कर दिया गया। इनकी ये जो नीतियां हैं जन विरोधी, इनकी बदौलत अब हम सरकार हमारी बनेगी कांग्रेस की। क्या ये हाईकमांड की तरफ से निर्देश है, इस तरह का कार्यक्रम किए जा रहे हैं? जी, ये प्रदेश हमारा चेयरमैन शाहनवाज आलम जी की तरफ से निर्देशित हुए हैं कि रात उनका हम लोगों के पास मैसेज आया सभी के पास, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई। अहमद भाई, अभी इससे पहले देखा गया कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब रामपुर गए थे, उसके बाद अखिलेश यादव गए, तनवीर फातिमा से भी मिले थे। तो क्या आजम खां साहब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? इस तरह के कुछ कयास लगाएं? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो आजम खां साहब देंगे कि उनका क्या मन है, क्या मन नहीं है। लेकिन इंसानियत के नाते आपने बहुत अच्छी बात कही कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो भोपाल से हमारे विधायक आरिफ मसूद साहब, और मैं भी उस दिन मौजूद था उन लोगों के साथ। हम लोग रामपुर गए थे और उनकी बेगम साहिबा से मुलाकात की थी, और किस तरीके से जेल में उनके ऊपर अत्याचार हुआ इसकी जानकारी भी ली। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी बात है जो शायद मीडिया तक नहीं पता हो, अखिलेश यादव जी का जो पहले कार्यक्रम आया था वो मात्र बरेली तक का आया था। जब हम लोग रामपुर गए और उनकी पत्नी के हालचाल जाने, तब दूसरा कार्यक्रम में संशोधित होकर आया और वह फिर रामपुर आए। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वह पार्टी जो अल्पसंख्यकों के वोट की सबसे पक्की दावेदार बनती है, वो अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले चेहरे के लिए क्या कर रही है, अब जनता को ये समझना है, और जनता काफ़ी हद तक समझ भी गई। आजम खां साहब वाले प्रकरण में कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, आजम खां साहब का प्रकरण जो चल रहा है, जो मामले विचाराधीन है, वो विचाराधीन है। जो कोर्ट है वो तो कोर्ट का फैसले को सभी मानेंगे, समाजवादी भी मानेगी, हम भी मानेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि उनके लिए जो काम करने चाहिए थे वह उनकी पार्टी ने काम नहीं किए। एक सवाल था लास्ट मेरा, क्या प्रियंका जी आएंगी, उतरेंगी समर्थन में उनके? देखिए, इसका अभी प्रियंका जी ही बता पाएंगे कि प्रियंका जी आएंगी या नहीं आएंगी। इस संदर्भ में हम लोगों से अभी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है।
बिहार के समस्तीपुर में इन दिनों शराब तस्करी बढ़ती ही जा रही है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई है, पर आए दिन कहीं न कहीं शराब मिल ही जाती है। लोगों का माने तो बिहार में शराब भूत की तरह हो गई है, जो दिखती नहीं है पर बिकती जरूर है। और इसी का पता लगाने के लिए बिहार पुलिस छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी दल को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसमें धान के भूसे में शराब छुपाकर लिया जा रहा था। साथ एक ई रिक्शा से 212 कार्टून विदेशी शराब भी बरामद की गई है। बीती रात्रि हसनपुर कीरत ग्राम जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में है, वहाँ से एक 12 चक्का ट्रक जिसमें अवैध शराब लदा था, साथ ही 2 टोटो रिक्शा है वो, और 2 व्यक्तियों को जो शराब तस्करी से जुड़े हैं उनको गिरफ्तारी की गई है। कुल 212 कार्टून शराब बरामद किया गया है और 3 वाहन जब्त किए गए हैं। सर, पकड़े गए व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास भी है? वो अभी हम लोग देख रहे हैं थाना रिकॉर्ड पे। एक पकड़ा गया व्यक्ति है जो ट्रक लेकर आया था, वो जम्मू का रहने वाला है, और दूसरा लोकल है असलम नाम का, जो भुट्टा चौक गोपालपुर का ही रहने वाला है, कल्याणपुर थाना क्षेत्र का। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसमें और संलिप्त कारोबारी है उनका भी पता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिलाओं ने श्रम विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि महिलाओं में लेबर कॉलोनी को अवैध कब्जा और ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस दिया था, जिसमें महिलाओं की मांग थी कि घर के बदले उन्हें घर चाहिए। इसी मामले में महिलाओं ने पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान विधायक रामवीर उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। नोटिस आ गया है, हमारे मकान चाहिए हमें। 60 साल से रह रहे हैं हम। हमारे आदमी का जन्म यहाँ का, बच्चों का जन्म यहाँ का, कहाँ जाए बच्चन ने लेके? तो आपका जन्म कहाँ है? हमारा जन्म यहीं को है। तो शादी है क्या है, तो जन्म यहीं को है। बता। अब नोटिस आपको दे दी है, तो अब क्या होगा? मकान तोड़ने की 7 दिन की मोहलत चाहिए हमें। अब क्या करोगी आप? अब क्या करोगी? क्या करेंगे? मकान को तोड़ दिया देंगे। मकान के बदले मकान चाहिए। मकान चाहिए, मकान। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या होगा? सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं हुई तो महिला बिल्कुल मरने मारने को तैयार है। समस्या लेकर क्या समस्या है इनकी? भाई साहब अगर नहीं करेंगे मुझे चलेंगे, फिर भाई साहब के साथ चलेंगे। पिछले 60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इन 60 वर्षों में किसी भी डिपार्टमेंट ने, खास करके लेबर डिपार्टमेंट ने इन क्वार्टरों की कोई मरम्मत नहीं कराई, कोई देख रेख नहीं की, लावारिस की तरह छोड़ दिया है। 60 साल से लोग रह रहे हैं। जो मकान टूट हो गई तो उसमें कुछ लोगों ने दोबारा से बनाया है, थोड़ा बहुत बढ़ा लिया होगा क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं, गरीब लोग हैं, सारे के सारे सब मजदूर हैं। और ये नहीं है कोई धन्ना सेठ यहाँ रह रहा है, सब गरीब लोग हैं। इसलिए ये जो नोटिस आया है ये गलत भेज दिया है, इसी के षड्यंत्र के तहत ये नोटिस भेज दिया है। वरना तो अगर यार कॉलोनी को तोड़ नई कॉलोनी बना के दे रहे हो। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूरे देश को राममय करने के उद्देश्य से आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने सरयू संकल्प कार्यक्रम की घोषणा की। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सरयू संकल्प कार्यक्रम होगा, जिससे देश और प्रदेश के प्रमुख कवि भी शामिल होंगे। सरयू का जल लेकर संकल्प करेंगे कि सन 2022 को मकर संक्रांति पर 50 दिन की यात्रा श्रीलंका से अयोध्या तक की जाएगी। जिस रास्ते से भगवान श्री राम लंका गए थे, उसी रास्ते से वापस आते हुए स्थान स्थान पर श्री राम सबके और सबके राम पर कवि सम्मेलन होगा। एक सरयू संकल्प कार्यक्रम होगा। वो सरयू संकल्प में देश से कुछ प्रमुख कवि और कुछ उत्तर प्रदेश के कवि आएंगे, जो सरयू का जल लेकर संकल्प करेंगे सन 2022 को मकर संक्रांति पर श्रीलंका से, और 40-50 दिन की एक यात्रा श्री अयोध्या तक। प्रभु राम जिस रास्ते से और अयोध्या से श्रीलंका गए थे, उसी रास्ते से वापस आते हुए कवि प्रतिदिन 2-2 कवि सम्मेलन करते हुए भारत को राममयी करते हुए और विश्व राम सबके सब में राम, इस उद्घोष को प्रतिष्ठित करते हुए आएंगे। उसका संकल्प कार्यक्रम होगा
जो सरयू आरती से पूर्व सरयू जल लेकर होगा, मैं उसी कार्यक्रम को पूर्ण निर्माण करने के लिए और उसका संकल्प करवाने के लिए आया हूँ। कल वो होगा। आज था राम मंदिर निर्माण, यानी राष्ट्र का निर्माण, यानी विश्व में शांति, सद्भाव और विकास का मार्ग। जो कितने लोगों ने जो है अब तक कितना चंदा आ चुका है? डॉक्टर साहब, आपका मुस्लिम समुदाय संपन्न निधि अभियान चल रहा है, उसमें अब तक कितना चंदा मुस्लिम समुदाय ने दे चुका है? ऐसा है क्योंकि सारे देश के अंदर 5000 से अधिक मुस्लिम कार्यकर्ता घर घर में जाकर लाखों से संपर्क कर चुके हैं और वो स्थानीय स्तर पर धन संग्रह हो रहा है। इसलिए पूरे देश का वृत्त तो कुछ समय के बाद आएगा, परंतु हर जगह पर और बड़ा ही ऐसा और प्रतिसाद मिला है कि मुसलमानों ने घर घर से आगे बढ़कर इसमें दिया है। मैं अभी मुंबई था तो मुस्लिम बस्तियों के लोगों ने जब ये निधि संग्रह के लिए गए तो उन्होंने कहा क्या हमसे नहीं लेंगे? कहीं पर किसी ने कहा हम भी देना चाहते हैं, और दिया भी गया और लोगों ने दिया भी। सारी जगह पर बच्चे से बुजुर्गों तक, मौलाना इमाम मौलवियों से लेकर बुद्धिजीवियों तक और नौजवान महिला और पुरुषों में एक उत्साह है कि नबी का मंदिर बन रहा है, इसमें धूमधाम से देंगे। क्योंकि मजहब इस्लाम में हर मुसलमान को ये पढ़ाया जाता है कि रसूल से पहले 1,24,000 नबी अलग अलग समय पर अलग अलग देश में अलग अलग माहौल में आए हैं। उन सभी नबियों का सम्मान करना यानी एक सच्चा मुसलमान होना है और एक सच्चा वतन का वफादार होना है। और इसलिए इस प्रकार से यह रहेगा। डॉक्टर साहब, कल का क्या कार्यक्रम है आपका? कल आइए कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के राजपुरा थाना इलाके के बधौरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर दहेज और हत्या की आशंका जताई है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।